हेलो क्लास, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं हम सभी लोग। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया फैमिली में। आई होप जो चीज़ें हम अभी तक रिलेट करके पढ़ रहे थे उसमें कहीं कॉन्सेप्ट में आपको डाउट नहीं होगा, बट फिर भी डाउट रहता है तो आई एम ऑलवेज फॉर दैट। सो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सारे आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियरिफाई किया जाए। सो बेसिकली हम बात कर रहे थे, हमारा चैप्टर 9 चल रहा है। चैप्टर है हमारा सौर विकिरण और ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। इसमें काफ़ी चीज़ें फैक्ट्स बेस्ड थी जो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको वो चीज़ पसंद आई होगी और आपने अच्छे से उसको समझ भी लिया होगा। तो हमने बात की थी सौर विकिरण की। सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण, ये दो अगर हम कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट करें तो हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं। सौर विकिरण सूर्य से आने वाली ऊर्जा का पृथ्वी पर जो आगमन होता है उसको हम सौर विकिरण कहते हैं, और वही ऊर्जा जब वापस परावर्तन होकर ऊपर की तरफ चली जाती है या वापस अंतरिक्ष में पहुंचा दी जाती है, इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? पार्थिव विकिरण कहेंगे। पार्थिव विकिरण से ही पृथ्वी गर्म होती है। देखिए, अगर आपने एनालाइज किया होगा, अगर हम 12 बजे की बात करें, दोपहर के समय हमें ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती, लेकिन 3 से 4 बजे तक आते आते गर्मियों के समय हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म होती है और वापस उसी उष्मा को वो ऊपर स्थानांतरण करती है। इसी अवस्था की वजह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है या पृथ्वी की जो उष्मा है वो सर्वाधिक उसी समय गर्म रहती है जिस अवस्था में पार्थिव विकिरण की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आई होप ये दो पार्थिव विकिरण और सौर विकिरण आप समझ गए होंगे। फिर हमने डिस्कस किया था अपसौर और उपसौर। ये जो अवस्था थी सूर्य से पृथ्वी की दूरी के बारे में थी। 8 मिनट और 13 सेकंड जो हमारा 3 सेकंड्स जो हमारा था पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को पहुंचने का जो समय, उस समय की ड्यूरेशन में हमने ये कहा था कि पृथ्वी की जो घूर्णन की अवस्था है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर टिल्ट करती है, 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव है। इसी झुकाव के कारण जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ आपकी सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा कम पड़ती है। लेकिन जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, जैसे कि हमने बात की थी, अगर हम पृथ्वी की अवस्था, आई होप अब आपने ग्लोब अच्छे से देखा होगा, एनालाइज किया होगा ग्लोब को। ये हमारा, हम एग्जाम्पल के तौर पर ग्लोब की अवस्था मान लेते हैं, ये हमारा ग्लोब है। तो पृथ्वी की जो स्थिति है ये इस प्रकार है। तो 23.5 डिग्री जो पृथ्वी का झुका हुआ है अपनी धुरी पर, जब ये राउंड करती है तो हमने ये कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं। जस्ट मिनट। ये अवस्था जो है पृथ्वी की 0 डिग्री इक्वेटर पे, और अगर हम कर्क रेखा और मकर रेखा और इसी कंडीशन में हम सब सूर्य के ताप की बात करें, ये हमारा सूर्य है, इसका ताप जो है, अब इस प्रोसेस को आप समझिए। तो सूर्य की किरणें जो ध्रुवों की तरफ है, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ तिरछी पड़ती है। तो इस अवस्था के कारण क्या होता है, हमारे जो 0 डिग्री इक्वेटर है हम कह सकते हैं, यहाँ आपका टेम्परेचर क्या रहेगा? हाई रहेगा, और ध्रुवों की तरफ आते आते आपका टेम्परेचर लो हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर नहीं पहुँच पाती। तो ये तो हो गया हमारा अब आत्पन कोण या नति कोण जिसे हम कहते हैं। जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़े या कहीं पर तिरछी पड़े तो सूर्य के तापमान में क्या होगा? अंतर देखने को मिलेगा। ये चीज़ हमारी कॉन्सेप्ट थी। फिर हमने बात की थी उपसौर और अपसौर की। उपसौर जो अवस्था है, हमने ये कहा था कि पृथ्वी की जो स्थिति है, पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी बनती है 4 जुलाई और 3 जनवरी के समय पृथ्वी एक टाइम में तो सबसे नज़दीक रहती है सूर्य के, और एक टाइम बहुत दूर रहती है। यही अवस्था हमारी उपसौर और अपसौर कहलाती है। आई होप आपने वो नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। उसके बाद हमने डिस्कस की थी सौरताप की भिन्नता के प्रमुख कारक, या हमें उसके परिवर्तन के कारक हमने देखा था। सबसे पहले हमने पृथ्वी का घूर्णन, दूसरा हमारा नति कोण, देन हमने बात की थी वायुमंडल के संचरण के प्रभाव की, जो हमने डिस्कस किया था। ये देखिए, जो सूर्य की स्थिति है सबसे नज़दीक जब होती है 14 करोड़, और एवरेज हमने औसत भी बताया था। औसत आपको याद होगा बच्चों, कल हमने कहा था 14 करोड़ 96 लाख। ये जो एवरेज निकाला जाता है पृथ्वी से सूर्य की दूरी, और ये स्थिति जो है 14 करोड़ 70 लाख की, वो है आपकी उपसौर की स्थिति। ये कब बनती है? ये 3 जनवरी के समय बनती है, जब सूर्य जो है पृथ्वी के नज़दीक या फिर पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है। और 4 जुलाई की जो अवस्था है वो हमारी अपसौर की अवस्था है। इस स्थिति में पृथ्वी क्या होती है? इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य से दूर होती है 15 करोड़ 20 लाख। तो ये सबसे दूरी वाला समय है 4 जुलाई का। ये अवस्था हमारी अपसौर कहलाती है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था पृथ्वी पर सूर्यताप की भिन्नता, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी पृथ्वी के एक्सिस पर घूमना, सूर्य की किरणों में नति कोण, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास।
देन हमने जो इम्पोर्टेंट माना था, एक तो उसके नतिकोण और एक हमारी जो है पृथ्वी के वायुमंडल से संचालन की जो स्थिति है, ये वाली अवस्था जो वायुमंडल पृथ्वी पर अपने एक्सिस पर घूमना और उसके कोण और दिनों की अवधि के कारण। फिर हमने बात की थी पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो समतल कक्षाओं में 67.5 डिग्री का जब कोण बनाता है तो उससे सूर्यताप की मात्रा सभी जगह पर प्रभावित होती है। अक्षांशीय स्थिति पर अलग अलग प्रकार की किरणों का प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, हमारा जो पॉइंट था ये चीज़ हम कर चुके हैं। फिर वायुमंडल पर वापस जो सौर विकिरण है वायुमंडल से होकर गुजरता है। तो अब हमने देखा कि पृथ्वी की जो अवस्था है या पृथ्वी का जो उसकी जो ऊष्मा है उसका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, 3 बिंदुओं पर हमने कल चर्चा की थी। एक हमारा बिंदु था चालन, एक हमारा था संवहन, फिर हमारा तीसरा था अभिवहन। संवहन, चालन और अभिवहन, इनके बारे में हम आज थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे ताकि हम पार्थिव विकिरण की जो कंडीशन है और आगे आने वाला हमारा जो ऊष्मा बजट का टॉपिक है उसको अच्छे से समझ पाए। अब तक का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और हमने देधरीय तिरंगे और आवृत्ति वाली जो अवस्था देखी थी, या फिर हम ये कहें प्रकाश जो बनता है वो 7 कलर से बनता है। नीला कलर, हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, या सूर्य की स्थिति पर हमें लाल कलर क्यों दिखाई देता है। तो इन सारी कारणों को हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया था। अब हमारा पॉइंट है वायुमंडल के तापन और शीतलन की अवस्था। अब हम बात करेंगे चालन की। तो चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अभी तक हमने जो डिस्कस किया था पार्थिव विकिरण तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बात करेंगे पृथ्वी की जो अवस्था बन रही है ऊष्मा बजट की। अब पृथ्वी की ऊष्मा बजट की जो स्थिति है उसको अगर हम चैप्टर के एनालाइज करें, पार्थिव विकिरण हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब जो तरंग है, तरंग देधरीय विकिरण वायुमंडल गैसेस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ रहा होगा ग्रीन हाउस गैस। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है, आपने हरित ग्रह प्रभाव देखा होगा, हरित ग्रह प्रभाव, ये नाम आपने कई बार सुना होगा, इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। एक बार वापस मैं आपको बता देती हूँ। हरित ग्रह प्रभाव देखिए, ध्रुवीय प्रदेश जो होते हैं जहाँ पे सूर्य का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा शून्य या हम कह सकते हैं न के बराबर वहाँ पे किरणें पहुँचती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कृषि के लिए क्या किया जाता है, कांच के घरों का निर्माण किया जाता है। जो घर होते हैं वो कांच के बनाए जाते हैं। कांच की जो अवस्था है वो किरणों को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करके नीचे लेके आएगी। लेकिन जब वो घर बंद होते हैं, आपने कई बार देखा होगा बंद कार, जो गाड़ी होती है या कार, जो भी आप व्हीकल, 4 व्हीलर आप कह सकते हैं, 4 व्हीलर जब धूप में पड़ी रहती है तो इस अवस्था की वजह से आप देखना बाहर के टेम्परेचर से भी कहीं ज़्यादा टेम्परेचर आपके अंदर कार में महसूस होता है। सीटें गर्म हो जाती है, आप बैठ भी नहीं सकते, कई बार ऐसी स्थिति होती है। तो यही स्थिति क्या रहती है कि इन कांच की वजह से वो जो किरणें होती है वो अंदर तक पहुँचती है, लेकिन वो बंद की वजह से वापस जा नहीं पाती। तो पार्थिव विकिरण की अवस्था वहां पे हो नहीं पाती, पुनः लौट नहीं पाती, जिसकी वजह से यहाँ पे तापमान क्या हो जाता है आपका, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम, और यहाँ पे फिर वो अनुकूल अवस्था बन जाती है कृषि को, या फिर हम कह सकते हैं बीजों को उगाने की एक अनुकूल अवस्था बन जाती है। तो यही हरित ग्रह कहलाता है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर पृथ्वी जो है हमारी, पृथ्वी और अन्य गैसेस जो हैं, इन गैसों की वजह से क्या होता है कि इन गैसों की अवस्थाओं में कई ऐसी गैसेस होती है जो वायुमंडल के तापमान को, पार्थिव विकिरण के जो ऊष्मा का जो संचरण करती है उसको अवशोषित करके रोक लेती है। रोक के यहाँ क्या करेगी, टेम्परेचर को ज़्यादा कर देती है, तो ऊष्मा को बढ़ा देती है। तो पार्थिव विकिरण की ऊष्मा इससे क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है सौर विकिरण की तुलना में। इसीलिए ये हरित ग्रह का प्रभाव किस पर पड़ता है, पार्थिव विकिरण पर। तो दीर्घ तरंगों के विकिरण द्वारा वायुमंडल में गैसेस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य हरित ग्रह गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और इसी प्रकार वायुमंडल का पार्थिव विकिरण अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, न कि सीधे सूर्य ताप से। तो हम ये कह सकते हैं वायुमंडल की जो गर्म अवस्था होती है पृथ्वी द्वारा भेजी गई तापमान की वजह से या पार्थिव विकिरण की अवस्था की वजह से वो वायुमंडल का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, ना कि सौर विकिरण की किरणों से, राइट, गर्म होता है, ना कि सीधे सौर्य ताप से। तदुपरांत वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर दिया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल का तापमान क्या रहता है, बैलेंस्ड रहता है। तो ये अवस्था क्या होती है, इसी वजह से हमारी पृथ्वी का और वायुमंडल का टेम्परेचर इक्वल रहता है। क्योंकि अब आप समझ गए होंगे, देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, मैं आपको वापस समझा देती हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, क्लियर,
ये है हमारी इसकी सतह, एक सतह धरातल की सतह मान लेते हैं, और यहां है हमारा वायुमंडल। सूर्य से जो किरणें आ रही है ये हमारा सूर्य, सूर्य की किरणें, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सौर विकिरण। अब जो कि सूर्य की जो किरणें हैं या विकिरण की अवस्था है, सीधे पहले वायुमंडल, ऐसा तो है नहीं कि सीधे पृथ्वी पर पहुंचेगी, लेकिन इस अवस्था में यहाँ पे इसको कोई हर्डल्स नहीं मिलते, तो ये सीधे क्या करेगी, सीधे ये किरणें पृथ्वी पर पहुंचेगी, पृथ्वी के टेम्परेचर को गर्म करेगी। तो पृथ्वी के टेम्परेचर, ये अवस्था जो होती है हमारी, यहाँ से स्थानांतरण कर देती है, ये कहलाती है हमारी संवहन, क्योंकि वायु के अंतर्गत होती है या तरल पदार्थों में होती है। और यहाँ पहुंचते हुए ये प्रक्रिया किसको करेगी, ये प्रक्रिया कर देगी चालन को, यानी ठोस अवस्था में स्थानांतरण उष्मा का हो रहा है। इस अवस्था में क्या होगा, आपका पार्थिव विकिरण होगा। ये हमारा सौर विकिरण हो रहा है, ये हमारा पार्थिव विकिरण। तो पृथ्वी से जो वापस उष्मा है वो ऊपर की तरफ जाएगी, और ये उष्मा जब वायु में मिलेगी तो वायु को ये क्या कर देगी, गर्म कर देगी। तो उस अवस्था में क्या होती है, गर्म हवाएं लंबवत अवस्था में जाती है और एक हमारी क्षैतिज अवस्था में जाती है। तो लंबवत अवस्था की अवस्था कहलाती है हमारी संवहन, और क्षैतिज अवस्था हमारी कहलाती है अभिवहन। क्लियर? ये दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। संवहन की अवस्थाओं के आधार पर जब हम बात करते हैं हमारे चालन की अवस्था की, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, वायुमंडल का तापमान या सूर्य के तापमान जो है वायुमंडल को गर्म नहीं करता, ये करता है आपके पार्थिव विकिरण द्वारा, जो पृथ्वी द्वारा जो दीर्घ तरंगे वायुमंडल में भेजी जाती है, तो ये क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसेज इस पर प्रभाव डालती है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस है, ये गैसेस उस उष्मा को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने की वजह से वायुमंडल के तापमान को क्या कर देती है, पार्थिव विकिरण के कारण गर्म कर देती है, और इसी कारण वायुमंडल का जो भी उष्मा अवशोषित होती है वह पुनः अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है। और यही बैलेंसिंग सिस्टम चलता रहता है वायुमंडल और पृथ्वी के बीच, जिसकी वजह से हमारा जो तापमान है वो स्थिर रहता है। आई होप आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, ये वापस आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमारा सोलर रिएक्शन होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से ये वापस रिडक्ट होके वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के उष्मा बजट की। तो पृथ्वी के उष्मा बजट में पार्थिव विकिरण और सौर विकिरण की किरणों का किस प्रकार से वितरण होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम पढ़ेंगे। उसे ही हम क्या कहते हैं, उष्मा बजट कहते हैं। देखिए बजट क्या होता है, बजट किसी चीज़ का लेखा जोखा होता है। पूरे साल में आपने देखा होगा हमारी राज्य की सरकार भी एक बजट बनाती है, केंद्र सरकार भी एक बजट बनाती है, हर अलग अलग मंत्रालयों का एक बजट होता है। तो ये एक पूरा एक शीट समरी कहते हैं हम, जिसे मनी ट्रांजेक्शन की समरी होती है, वही हमारा बजट होता है। उसी प्रकार से हमारे पृथ्वी पर या फिर हमारे ये कहें कि वायुमंडल पर जो भी सूर्य की विकिरण है या पार्थिव विकिरण की जो अवस्था बनती है, उनमें होने वाली स्थितियों को या उनमें उनके आंकड़ों को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उष्मा बजट कहते हैं। पृथ्वी के उष्मा बजट को दर्शाया गया है। पृथ्वी उष्मा का न तो संचय करती है न ही ह्रास करती है। तो ना तो ये इसको इकट्ठा करके रखती है पृथ्वी, क्योंकि पार्थिव विकिरण के रूप में ये पुनः क्या कर देती है, आपका वायुमंडल में वापस संचरण कर देती है। यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव होता है जब सूर्य के विकिरण द्वारा सूर्यताप के रूप में प्राप्त उष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप बराबर हो जाता है। तो सूर्य से आने वाला ताप और दूसरा हमारा पृथ्वी से जाने वाला ताप अंतरिक्ष में क्या हो जाता है, या हम ये कहें वायुमंडल और पृथ्वी पर इक्वल हो जाता है। इसी वजह से बैलेंस बना रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक पोजीशन बताई है आपकी, जैसे कि कुल जो लघु तरंगों द्वारा सौर विकिरण आता है वो आपका 100% आता है, अंतरिक्ष में प्रकीर्णित होता है और इसमें वापस पुनः लौटा दिया जाता है। कितना, 6 अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है। और अंतरिक्ष द्वारा परिवर्तित बादलों द्वारा इसको क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है 27, और पृथ्वी द्वारा किया जाता है -2, +14 वायुमंडल में अवशोषित कर दिया जाता है। अब इसकी इंडेक्स हम समझेंगे, 34% तो पुनः पृथ्वी पर आता है और 17% पुनः प्रकीर्णित। प्रकीर्णित का मतलब होता है वापस लौटा देना, ऊपर की तरफ भेज देना, प्रकीर्णित किया जाता है। देन यही कॉन्सेप्ट दीर्घ तरंगों द्वारा भी होता है। पृथ्वी का विकिरण, ये पार्थिव विकिरण है, ये सौर विकिरण है। इसमें अगर एक बैलेंस बताया जाए, इसका एवरेज मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट में समझाना चाहती हूँ।
हम थोड़ा सा उसको इस इंडेक्स को समझ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हरित गृह प्रभाव मैंने आपको समझा दिया है। अवशोषित करने के बाद जो वायुमंडल में जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ये हमारा, इसे भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे सूर्य ताप की और पार्थिव विकिरण की। एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि हमारा जो हमारा सौर ताप है उसका यूनिट हम मान लेते हैं 100। सबसे पहले हम सूर्य ताप की बात करेंगे। तो सूर्य ताप में जो भी आ रहा है उसका 34% क्या होता है, वापस अंतरिक्ष में परावर्तन हो जाता है, यानी अंतरिक्ष में लौट जाती है। यानी 100 किरणें जो आई है वो आपकी 34 उसमें से क्या करेगी, वापस अंतरिक्ष में लौट जाएगी परावर्तन की क्रिया के कारण। फिर उसके बाद हमारी जो बची, इसमें 100 में से 34 चले गए तो 66 किरणें बची। अब ये 66 इकाई जो है वो आपकी, इसमें से 19 तो अंतरिक्ष में या फिर हम ये कहें जल वाष्प और ओजोन में ही अवशोषित कर ली जाती है। देन उसके बाद हमारा बचता है 47, 19 यहाँ पे चले गए। देन 47 जो है वो पृथ्वी पर अवशोषित होती है और यही वापस पार्थिव विकिरण द्वारा क्या कर दी जाती है, वापस लौटा दी जाती है। तो ये हो गया हमारा 100 का, 100 यूनिट आई, उसमें से 34 तो वापस भेज दी गई पुनः, और उसके बाद जो 66 बचे उसमें से 19 जो थी आपकी वो अंतरिक्ष के ओजोन परत और जलवाष्प ने ही ऑब्जर्व कर ली, और या हम कह सकते हैं अवशोषित कर ली। फिर बचा 47, ये आया आपका पृथ्वी पर। ये हमारा सौर ताप का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फिर है हमारा पार्थिव विकिरण, जो कि हमारे हरित गृह प्रभाव के कारण क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो 120 यूनिट इसके अंतर्गत आती है, जिसमें से 6 अंतरिक्ष में चली जाती है, पुनः लौटा दी जाती है, और इसी में से 114 जो है वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। क्योंकि वो पृथ्वी से ही जा रही है तो पृथ्वी से जो लौटाई जाती है वो 114 है, वो वायुमंडल में रहती है, और 6 सीधे आपकी अंतरिक्ष में उपस्थित या फिर हम अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है। अब ये 114 की मैथ्स अगर हम समझ लें तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी 10 संवहन है, 10 संवहन द्वारा 10 जो है हमारी संवहन की क्रिया द्वारा उष्मा को अवशोषित किया जाता है। 23 हमारी संघनन द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जैसे कि गुप्त उष्मा होती है। आपने देखा होगा कई बार गुप्त जो उष्मा होती है, जैसे कि हम जल को गर्म करते हैं, ज़्यादा हम उसको बार बार गर्म करेंगे तो वो भाप बनकर क्या करेगा, ऊपर की तरफ या अंतरिक्ष की तरफ ले जाएगा। तो यही अवस्था हमारी इसमें संघनन की होती है, जो 23 अंतरिक्ष में चली जाती है। तो 10 भी लौटा दी जाती है संवहन द्वारा। 19 जो होती है वो पहले से ही अवशोषित है, ये वाली जो हमारी ओजोन और जल वाष्प की है। तो एग्जैक्ट अगर हम देखें तो 166 हो जाती है, 6, 14, 10, 23 और 19। अब ये 166 की मैथ्स अगर हम समझे, इसमें से 60 जो है आपकी वायुमंडल में वापस लौटा दी जाती है पृथ्वी द्वारा। तो ये 60 और ये 6 एग्जैक्ट हो गई हमारी 66, और यही चीज थी हमारी यहाँ पे 66। तो पुनः बैलेंस बन जाता है पार्थिव विकिरण की किरणों का और सौर ताप की किरणों का। अब आप में से कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, जैसे कि एक मिनट, यहाँ अगर हम सारी चीज़ों को मिस करेंगे, जस्ट अ मिनट, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको डायग्राम को समझने की कोशिश करें। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इसके आधार पर 100 तो किरणें सूर्य ताप से और 120 यूनिट एग्जाम्पल के तौर पर पार्थिव विकिरण से जाती है। तो 6 ऑलरेडी अंतरिक्ष में, तो बची 114 वो वायुमंडल में अवशोषित होती है, जिसमें से 10 संवहन द्वारा अवशोषित होती है, 23 आपकी संघनन द्वारा और 19 पहले से ही अवशोषित हो जाती है। तो ये सभी जितनी भी उष्मा यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, इन इकट्ठी उष्माओं के आधार पर अगर हम बात करें, जस्ट अ मिनट, इस अवस्था में जो 60 है वो वायुमंडल में वापस लौटा दी जाती है पृथ्वी द्वारा। तो 60 और 6 हमारी 66 हो जाती है। तो पार्थिव विकिरण की अवस्था और सौर ताप की अवस्था हमारी इक्वल रहती है, अर्थात पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली सौर विकिरण पुनः वायुमंडल में तथा वायुमंडल से पुनः अंतरिक्ष को लौटा दी जाती है। इससे तापमान बराबर हो जाता है। यही चीज़ हमारी कॉन्सेप्ट में इसमें बताई गई है। अब हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे।
मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यताप हमारा 100% है। वायुमंडल से गुजरी हुई ऊर्जा कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित और अवशोषित हो जाती है, केवल शेष भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। तो 100 इकाइयों में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने पर अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। तो ये अंतरिक्ष में परावर्तित होने वाली यूनिट है। 27 इकाइयां बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाइयां पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित हो जाती है। तो जो हिमाच्छादित, देखिए हिमाच्छादित यानी बर्फ की जो शिलाएं हैं या हिमनद जिसे हम कहते हैं, हिमनद की जो अवस्था है, हिमनद से क्या होता है, सफ़ेद जो बर्फ होते हैं उनसे जब सूर्य की किरणें पड़ती वो पुनः परावर्तित कर दी जाती है अंतरिक्ष की तरफ। तो वो हमारी कितनी प्रतिशत है, वो है हमारी 2%। और इसे ही हम क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। सौर विकिरण की इस परिवर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। तो अब आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एल्बिडो से आप क्या समझते हैं? तो पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परिवर्तित होकर 2% इकाइयां जो पुनः पृथ्वी को उष्मा को लौटा दी जाती है, उसी अवस्था को हम एल्बिडो कहते हैं। क्लियर? प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी की 65 इकाइयां अवशोषित होती है, 14 वायुमंडल में तथा 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा, पृथ्वी द्वारा अवशोषित से 51 इकाइयां पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। तो जो भी इकाइयां हैं, जैसे कि 35 इकाइयों को छोड़कर शेष जो है वो 65 इकाइयां बचती है, उसमें से 14 जो है वो वायुमंडल में तथा 51 जो है वो पृथ्वी पर धरातल के द्वारा लौटा दी जाती है। पृथ्वी द्वारा अवशोषित इन 51 इकाइयों को पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। इनमें से तो 17 इकाइयां सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है और शेष 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है गैसेस के माध्यम से। तो 6 इकाइयां स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयां संवहन के द्वारा और 19 इकाइयां संघनन की गुप्त उष्मा के रूप में जाती है। तो यही अवस्था हमने समझी थी हमारी इंडेक्स में, 19 संघनन की, 9 हमारी संवहन की, 6 इकाइयां हमारी वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा पुनः अवशोषित। तो पार्थिव विकिरण की मैथ्स की इस आधार पर भी अगर हम देखें तो बैलेंस बन जाता है सौर ताप का और पार्थिव विकिरण का। वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है और इसमें से 14 इकाइयां सूर्य ताप की और 34 इकाइयां पार्थिव विकिरण की होती है। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देते हैं। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल के अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयां क्रमशः 17 और 48 हैं और जिसके योग 65 होता है। वापस लौटने वाली ये इकाइयां उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होते हैं और यही पृथ्वी का उष्मा बजट या उष्मा संतुलन है। यही कारण है कि उष्मा के इतनी बड़े स्थानांतरण के बावजूद पृथ्वी ना तो बहुत गर्म होती है और ना ही ठंडी होती है, क्योंकि बैलेंस बन जाता है। तो उष्मा बजट का कारण हमने अच्छे से समझ लिया था। देखिए, एक मैथ्स जो है टेबल मैंने आपको समझाई थी, उसी टेबल को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, इन सारे डाटास को जैसे जैसे दे रखा है आप एक इंडेक्स बनाइए और खुद इसकी कैलकुलेशन देखिए। 100% आपको दोनों में इक्वलिटी दिखेगी, सौर वितरण और हमारे उष्मा हम ये कह सकते हैं पार्थिव विकिरण के माध्यम से। तो ये दोनों बैलेंस की वजह से हमारे पृथ्वी का तापमान क्या रहता है, इक्वल रहता है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की सतह पर कुल उष्मा बजट में भिन्नता कि ये बजट में भिन्नता का कारण क्या है। जैसे कि पहले व्याख्या की जा चुकी है, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अधिशेष पाया जाता है, जैसे कि कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन होता है। 9.3 में पृथ्वी वायुमंडल तंत्र के शुद्ध विकिरण में अक्षांशीय विभिन्नता को भी दर्शाया गया है। तो अक्षांशीय विभिन्नता किस प्रकार से होगी, ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ऑब्वियसली से है, पृथ्वी का जो अपने एक्सेस पर या अपनी धुरी पर जो झुकाव है उसकी वजह से भी कहीं अस्थिरता दिखाई देती है। ये हमारा सौर विकिरण है और हमारा पार्थिव विकिरण है, ये इक्वालिटी पे चलता है। शुद्ध विकिरण संतुलन में अनुदैर्ध्य परिवर्तन होता है। तो जो कि तरंगों का ये हम कह सकते हैं जिस प्रकार से एक बैलेंस बनता है, पार्थिव विकिरण की अवस्था बनती है। इन्हीं अवस्थाओं को हमने बहुत सिंपल तरीके से समझ लिया है। तो आपको यहीं पर आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण में। विकिरण के अधिशेष में जो 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में अधिक है, परंतु ध्रुवों के पास कम है, क्योंकि वो ही है उसका नति कोण।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनर्वितरण होता है। फलस्वरूप उष्णकटिबंधीय ताप संचयन के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं हो पाते और न ही उच्च अक्षांश अत्यधिक कमी के कारण पूरी तरह जमे हुए हैं। तो हम इनकी अवस्थाओं को अगर बात करें, इस ताप संचरण के कारण या पार्थिव विकिरण के कारण ध्रुवों की अवस्था और हमारे जो हम ये कहें कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की अवस्था, जो हमारे 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ पर विकिरण की अधिशेष ज़्यादा पाया जाएगा, लेकिन ध्रुवों पर आपको कम दिखाई देगा। तो इसका कारण क्या है? उष्णकटिबंध जो क्षेत्र है वो ऊर्जा ज़्यादा होती है और ध्रुवों पर यहाँ पर उसका वितरण होता रहता है, जिसके फलस्वरूप क्या है कि उष्णकटिबंधों में भी ताप संचयन बना रहता है और ज़्यादा गर्मी नहीं होती, और उसी प्रकार से अक्षांशीय क्षेत्रों में भी आपको पूरी तरीके से बर्फ जमे हुए नहीं पाए जाते हैं। तो एक अवस्था यहाँ पर हम देख सकते हैं, दोनों का बैलेंस चलता रहता है, दोनों की स्थितियाँ बनती रहती है। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की। अब तक जो हमने डिस्कस किया उसमें सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दी हैं, सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया है। बेसिकली हमने जो बात की थी, हमारा जो संचरण बन रहा है या फिर ऊष्मा का जिस प्रकार से एक अवस्था जो बन रही है, तो सिंपल सी चीज़ों को आप समझिएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कई बच्चों को ये जो कॉन्सेप्ट है सौर विकिरण का वो समझ नहीं आया है। जस्ट अ मोमेंट, इसी अवस्था को मैं आप ही के सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम तापमान के बारे में डिस्कस कर लेंगे। एक सौरचाव ताप की अवस्था है वो आपकी 100% है। अब जैसे जैसे मैं आपको अंडरलाइन करा रही हूँ, आप अंडरलाइन कीजिए। 100 इकाइयों में से 35 इकाइयाँ जो है, जस्ट अ मिनट, 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। ये 100 है, देन माइनस हम 35 कर देते हैं, तो पीछे हमारे बचेगी 65 यूनिट। क्लियर? उसको हम आगे बढ़ते हैं। 27 इकाइयाँ बादलों के ऊपरी छोर से, तो इसमें से 27 और उसमें से 2 इकाइयाँ जो हैं वो हिमाच्छादित प्रक्रिया द्वारा, टोटल आपकी हो गई 29। क्लियर? फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयाँ अवशोषित होती है। इन्हीं अवशोषित इकाइयों के आधार पर जो हम बात कर रहे हैं 65 इकाइयों में से, इसमें जो इकाइयाँ हैं वो 14 वायुमंडल के द्वारा, एक सेकेंड, आपकी 14 वायुमंडल के द्वारा, वायुमंडल में, तथा शेष बची जो है, अगर हम इसकी बात करें 65 में से 14 वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, तो बची आपके 51। तो ये जो 51 इकाइयाँ हैं पृथ्वी द्वारा अवशोषित होकर पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है, जिनमें से 17 इकाइयाँ सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है और उसमें से 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती हैं। 34 इकाइयों, ये 100 की गणित है, ठीक है। इन 34 इकाइयों के आधार पर अगर हम बात करें तो वायुमंडल में पुनः अवशोषित कर ली जाती है 6 इकाइयाँ तो आपकी वायुमंडल द्वारा, 9 आपकी इकाइयाँ संवहन द्वारा और 19 इकाइयाँ आपकी जो है वो गुप्त उष्मा के रूप में। वायुमंडल में 48 इकाइयों का अवशेषण रहता है, जिसमें से 14 इकाई सूर्यताप और जो आपकी अब इस अवस्था की बात की जा रही है। सो सिंपल है, 17 इकाइयाँ अगर अवशोषित की जा रही है तो इनमें से 48, जस्ट अ मिनट, यहाँ आप थोड़ा सा रुकिए, एक इंडेक्स हम अलग से ही बना लेते हैं इसका। ये देखिए 100 यूनिट थी, जिसमें 34 मैंने बहुत सिंपल तरीके से 34 आपके अंतरिक्ष से परावर्तित हो जाती है वापस, पीछे बचती है आपकी एग्जैक्ट यहाँ पे 35 दे रखी है, तो हम एक अवस्था मान लेते हैं, चलिए ठीक है, हम यहाँ पे 35 लिख देते हैं। 35 अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, पीछे आपकी बचती है 65 में से जो 19 है वो पहले से अवशोषित हो जाती है और शेष क्या होती है 47 जो है वो आपकी पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जाती है। ये 65 की गणित, ये हो गई हमारी 100 की अवस्था। इसी अवस्था में जब हम आगे बढ़ते हैं पार्थिव विकिरण में ये 120 हो जाती है, तो 6 ऑलरेडी आपके अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है, 114 वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और 10 आपकी संवहन, 23 आपकी संगणन द्वारा, 19 पहले से अवशोषित है, तो टोटल जब हम करते हैं तो 167 होती है। और इसी 167 की अवस्था जब हम निकालते हैं तो इसके अंतर्गत हमारी जो है 106 हमारी पहले से वितरित है,
देन हमारा 60 हमारी जो है वो वायुमंडल में वापस लौटा दी जाती है, और वायुमंडल में 6 पहले से अंतरिक्ष में थी, तो ये हमारी हो जाती है 66। यही लैंग्वेज जो मैंने आपको बहुत सिंपल से तरीके से बताया है, जो कि हमारी बुक में हार्ड तरीके से दे रखी है, लेकिन उसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी मैथ्स भी समझ सकते हैं। नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वाली क्लास में एक छोटी सी इंडेक्स में आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको डाउट रहता है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम उसको क्लियर कर लेंगे। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेम्परेचर, तापमान, तो थोड़ा सा आप पढ़ के आइएगा। तो इसी बेसिस पे हम उसको, जिस प्रकार से हमने इसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा है, उसको भी हम उससे ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।